हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। जी हां, जीव विज्ञान जो कि न्यू सिलेबस से मैंने इसके पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किए थे? वो किए थे पैटर्न के बारे में, कि हम लोग 12th बायोलॉजी की तैयारी आखिरकार किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में डिस्कशन किए थे। और फिर मैं बोला था कि आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, सारे टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो ये उस पर ये वीडियो होने वाला है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 1000 लाइक जरूर से जरूर करवा देंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। यहाँ पे हम लेके आए हैं चैप्टर वाइज। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर 2 से करेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे से लेके पूरा पूरा हम लोग 16 चैप्टर तक कवर करेंगे। और ये पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपके यूपी बोर्ड सिलेबस 2023 का सिलेबस है, न्यू पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं पेपर को। ठीक है ना? कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही बिल्कुल यार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि आपको जो 70 में 70 है ना, गारंटी, ये मैं स्कोर करवाऊंगा बिल्कुल गारंटी के साथ। इसको बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। तो आपका ये चैप्टर वाइज आप कौन है? तो आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका क्या है, चैप्टर है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? तो कक्षा 12वीं जीव विज्ञान चैप्टर 2 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, ए टू जेड जितने भी हैं, जो भी आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे सारे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे तो चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना? आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस प्रकार जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों को हम लोग कवर करेंगे। और वही प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तीसरे वीडियो की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं। केवल आप एक वीडियो देखिए और एक वीडियो में ही आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कोई अन्य आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा 2023 के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जी हाँ, 2023 के जो बच्चे हैं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो है। और इस बात की 100% गारंटी है कि बोर्ड में यहां से प्रश्न फंसेंगे। जी हाँ, यहां से प्रश्न फंसेंगे, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न यहाँ पे बताएंगे हर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल और पीडीएफ फ्री में आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जिसका जो लिंक है वो कहाँ पे है, वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पे 35,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके पढ़ पा रहे हैं। जितने भी क्लास हो रही हैं सारे क्लास के पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं। आप जाइए, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। वीडियो प्लस नोट्स, जी हाँ, वीडियो प्लस नोट्स आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं। वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा रहे हैं, और जो आपका नोट्स है वो टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं आप सभी के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्या हम लोग वीडियो को शुरू करें, और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को एक बार जरूर से जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है कि पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है, जिसका मुख्य कार्य होता है। पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर क्या है? टेपिटम होता है। जो पराग कोश होता है उसकी सबसे भीतरी स्तर क्या होता है? टेपिटम होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं के पोषण में सहायक देना, स्फुटन में सहायक होना, सुरक्षा प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सूक्ष्म जीवाणुओं के पोषण में सहायक होना। यानी कि जो परागकोश होता है उसके भीतर एक टेपिटम की क्या पाया जाता है, अस्तर पाया जाता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं के पोषण में सहायक होना। तो आंसर क्या लिखेंगे, सूक्ष्म, या फिर आप डायरेक्ट इसका आंसर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं के पोषण में सहायक होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा है, दूसरा वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न यहाँ पे, द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था। जो द्विनिषेचन है उसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है। लुवेनहॉक ने, लैमार्क ने, नवास्टीन ने, या प्रोफेसर महेश्वरी ने, प्रोफेसर महेश्वरी ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा आपका नवास्टीन ने, यानी कि सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, नवास्टीन ने किया था। किसका किया था, द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीजांड काय बहुभ्रूणता पाई जाती है। बीजांड काय बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। अब बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है, एक से अधिक बीजों का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, या आम में पाया जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो बीजांड काय बहुभ्रूणता पाई जाती है, वो आपके संतरे में भी पाई जाती है, नींबू में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है। यानी कि जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है, क्या है, 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 372, 56, या 224, या 448। तो 224 सूक्ष्म जीवाणु के निर्माण के सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, वो होंगे आपके 56। क्या होंगे, 56। 56 क्या होंगे आपके, 56 होंगे आपके अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, पांचवा यहाँ पे प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपका क्या है, पांचवा प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या होता है, उसमें पुंकेसर क्या होता है। मादा जननांग होता है, या नर जननांग होता है, या ए और बी मादा जननांग नर जननांग दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है, वह एक नर जननांग होता है। क्या होता है, नर जननांग। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, परागकण, नर युग्मक, जनन कोशिका, या पराग मात्र कोशिका। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, क्या होती है आपका, वो होती है आपकी परागकण होती है। क्या होती है, परागकण होती है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है भाई साहब, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल, SKM स्टडी। जी हाँ, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाके टेलीग्राम चैनल को अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है, भ्रूणकोश से होता है, या बीजांड से होता है, या परागकोश से होता है। तो बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीज का निर्माण आपका किससे होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, बीजांड से आपका बीज का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे 8वां आपका क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अगुणित कोशिका है। अगुणित, एक क्या होता है, त्रिगुणित 2n होता है, एक अगुणित क्या होता है, n होता है। जब अगुणित क्या रहेगा, n रहेगा,
द्विगुणित क्या रहेगा, 2n रहेगा। टेपिटम, परागमात्र कोशिका, परागकण या भ्रूणपोष केंद्रक। तो अगुणित कोशिका क्या होती है, 8वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, परागकण। परागकण क्या होती है आपकी, अगुणित यानी कि यन कोशिका होती है। उसके बाद यहाँ पे 9वां वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है, तो नर युग्मकों का संयोजन, अंड कोशिका एवं 2 नर युग्मकों का संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, या नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो द्विनिषेचन की क्रिया का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9वां का यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन का उदाहरण होता है। अगला यहाँ पे 10वां वाला प्रश्न है, जब बीजांड सीधा ऊर्ध्ववर्ती हो तथा बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं तो बीजांड कहलाता है। तब बीजांड क्या कहलाएगा, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, आर्थोट्रोपस या कैम्पाइलोट्रोपस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्थोट्रोपस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थोट्रोपस कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन है, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यदि गेहूं का 100 दाना बनाना है तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होगा, 100 होगा, 50 होगा, 125 होगा या 25 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 11 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होना है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर आपका निकल के नहीं आ पा रहा है, इसको थोड़ा आप बुक में देख लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको मैं देख नहीं पाया सही से। इसको आप लोग थोड़ा बुक में अपने देख लीजिएगा राइट आंसर, ठीक ना इसका। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है आपका, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत बीजी होते हैं उसमें भ्रूणपोष क्या होता है, द्विगुणित होता है यानी 2n होता है, त्रिगुणित यानी 3n होता है, अगुणित यानी n होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृत बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, राइट आंसर आपको क्या मालूम है, कमेंट करिए ना। चलिए अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका बी आएगा, यानी कि क्या होगा 3 यानी 3n होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं पराग नलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में या निभाग में। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भ्रूणकोश आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 वाला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं उनका निर्माण होता है कहाँ पर, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है दो नर युग्मकों को संयोजन से, या 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, या 2 नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से, या नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। तो द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से आपका द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। क्लियर है। 15वां यहाँ पे प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है भाई साहब, यहाँ पे है प्रश्न कि भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, अनिषेक जनन या त्रिसंलयन, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी, 15 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन आपका क्या कहलाएगा, त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। 16 वाला यहाँ पे प्रश्न है। 16 वाला प्रश्न क्या है,
निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है। अंतः अध्यावरण से बनता है। क्या भाई साहब अंतः अध्यावरण से बनता है? वाह कवच, अंतः कवच, बीजांड वृंत या फल भित्ति। तो निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से क्या बनता है? राइट आंसर भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? 16वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्या हो जाएगा? अंतः कवच बनता है। क्या बनता है? अंतः कवच बनता है। चलिए 17वां प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। तो उसके नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूण कोश में यह संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 7, 14, 21, 7, 7, 14, 21, 14, 7 या 14, 14, 21। तो 17 का आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 7, 14, 21 होगा। 7, 14, 21 होगा। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा आपका? 21। तो 7, 14, 21 ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला वाला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है। कोई पराग कोश है, उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 4 होगी, 1 होगी या 8 होगी? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी। कितनी होगी आपकी? 4 होगी। कितनी होगी? कुल मिला के टोटल 4 होगी। क्लियर है यहाँ तक? 19 वाला यहाँ पे प्रश्न है। क्या है? भ्रूणकोश में प्रमुख कोशिकाएं स्थित होती हैं। जो भ्रूणकोश होता है उसमें प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? निभाग की ओर होती हैं, बीजांड द्वार की ओर होती हैं, भ्रूणकोश के मध्य में होती हैं या अंडकोश के समीप होती हैं? इसका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ये निभाग की ओर होती हैं। तो भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिकाएं किधर होती हैं? तो आप सीधा बोलेंगे कि सर निभाग की ओर होती। किधर होती? निभाग की ओर होती है। अगला यहाँ पे है 20वां प्रश्न कि पराग कण में होते हैं। पराग कण में होते हैं, क्या होते हैं? एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, 2 वर्धी कोशिका व एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका व एक नर युग्मक या 3 नर युग्मक। तो परागण में होते हैं, क्या होते हैं? बी का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका होती है। 21 वाला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती किसमें होती है? शैवालों में, ब्रायोफाइटा में, आवृतबीजी पौधों में, अनावृतबीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? द्विनिषेचन की क्रिया आपकी आवृतबीजी पौधों में होती है। तो आवृतबीजी पौधों में प्यारे बच्चों क्या होती है? द्विनिषेचन की क्रिया होती है। 22वां प्रश्न है यहाँ पे। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो परागकण मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? अगुणित होती है या कैसी होती है? द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है या बहुगुणित होती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। 23वां प्रश्न यहाँ पे। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल या इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं। तो 23 का भाई साहब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा। निभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निभाग। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? निभाग बोलते हैं। इसका पीडीएफ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है ना? कोई भी कहीं से आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है? कमेंट कर देना है। 24 वाला यहाँ पे प्रश्न है। क्या है? पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। निभागी युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश या निभागी युग्मक अंडद्वारी प्रवेश दोनों
या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। पची समय यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के भाई साहब जनक कौन है? राम उदार, पी एन प्रसाद, पी एन मेहता, पी महेश्वरी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन है आप? पी महेश्वरी। जो पी महेश्वरी हैं ये आपके भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा? बहुभ्रूणता खोजी गई लुमेनहॉक के द्वारा, महेश्वरी के द्वारा, विंकलर के द्वारा, कपूर के द्वारा। तो बहुभ्रूणता की खोज प्यारे बच्चों किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, लुमेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। किसने किया था? लुमेनहॉक ने। 27 वाला यहाँ पे, प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं, यानी कि प्रतिमुख कोशिकाएं कौन सी होती हैं और वे कहाँ उपस्थित होती हैं? निभागी छोर पर, अन्नद्वार छोर पर, मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, निभागी छोर पर प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। 28 वाला यहाँ पे है, क्या है? चावल का फल किस प्रकार से होता है? जो चावल का फल होता है वो किस प्रकार से होता है? नट होता है, ट्रिमोकार्प होता है, कैरियोप्सिस होता है, या सिलिक्यूआ होता है। तो चावल का फल किस प्रकार से होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस कहलाता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म अवशेष है। परिभ्रूणपोष किसका अवशेष है? वह अध्यावरण का, अंतःध्यावरण का, बीजांड द्वार का, या बीजांड काय का। तो परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म जो अवशेष होता है वो किसका होता है? 29 का आंसर हो जाएगा डी, बीजांड काय का होता है। किसका होता है? यहां पे लिखेंगे बीजांड काय का होता है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए 30 वाला यहाँ पे प्रश्न है। 30 वाला प्रश्न क्या है? अगुणित कोशिका होती है। अगुणित कोशिका क्या होती है? एपिटम होती है, पराग मात्र कोशिका होती है, पराग कण होता है, या पराग कोश होता है? यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा पराग कोश, पराग कोश होता है। तो अगुणित कोशिका क्या होती है? 30 की राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पराग कण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पराग कण की बाह्य भित्ति तथा अंतः भित्ति क्रमशः बनी होती है। पराग कण की बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोस व काइटिन की, स्पोरोपोरेलिन व पेक्टोसेलुलोज की, सुबेरीन तथा पेक्टिन की, या क्यूटीन व काइटिन की। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? बी, स्पोरोपोलेनिन व पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अगला यहाँ पे 32 वाला प्रश्न है, क्या है? भ्रूणकोश में सहायक कोशिका होती है। भ्रूणकोश में सहायक कोशिका होती है, क्या होती है? निभाग की ओर, मध्य में, अंड कोशिका के इधर उधर, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? अंड कोशिका के इधर उधर होती हैं। 33 वाला प्रश्न है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है चीड़ में, मक्का में, खट्टी बूटी में, या फर्न में। तो स्वपरागण की क्रिया किसमें होती है? जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खट्टी बूटी में आपका सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। 34 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मक्का में परागण होता है? वायु के द्वारा, जंतु के द्वारा, जल के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वायु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। अगला यहाँ पे 35 वाला, अंड उपकरण यानी कि एक ऑपरेटस बनता है केवल अंडा से, अंड व प्रतिमुख कोशिकाओं से, अंड व सहायक कोशिकाओं से, सहायक कोशिका व प्रतिमुख कोशिकाओं से अंड उपकरण बनता है। किसके द्वारा बनता है? 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, अंड व सहायक कोशिका से बनता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 36,
पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। पुष्प के सहायक चक्र कौन कौन से हैं? वाह्य दल पुंज व पुमंग, पुमंग व जायांग, पुमंग व दल पुंज, वाह्य दल पुंज व दल पुंज। तो पुष्प के सहायक चक्र कौन से होते हैं? तो 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, वाह्य दल पुंज व दल पुंज। 37 वाला प्रश्न है। 37 वाला प्रश्न क्या है? मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं वायु परागित, जल परागित, पक्षी परागित या कीट परागित। तो वो होते हैं पक्षी परागित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मकरंद जो होता है ये मीठा होता है, जो कि कीटों को, सॉरी कीट हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला आंसर हो जाएगा, ये डी वाला, कीटों के द्वारा होता है। कीट क्यों? क्योंकि जो आपके कीट होते हैं मकरंद को चूसने के लिए उस फल पर बैठते हैं। यहाँ पे 38 वाला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन सी है? लिग्निन, सेलुलोज, सुबेरिन या स्पोरोलेनिन। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 39 है। 39 वाला प्रश्न क्या है? 39 वाला प्रश्न है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित। तो 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्विगुणित होती है। उसके बाद यहाँ पे 40 वाला प्रश्न है, क्या है? द्विनिषेचन किसके द्वारा होती है? द्विनिषेचन किसके द्वारा होती है? द्विनिषेचन किसके द्वारा होती है या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है द्विनिषेचन को? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, कवक या शैवाल, या फिर कौन प्रदर्शित करता है? तो 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे ये, यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ये वाला डी, यानी कि बोले तो शैवाल नहीं, सॉरी आवृत बीजी। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या देखा? तो यहाँ पे हमने देखा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अध्याय का सारा बहुविकल्पी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने बहुविकल्पी को पढ़ लिया है, सारा का सारा जितने भी थे बहुविकल्पी, ठीक है ना। चैप्टर 2 हमारे यहाँ पे क्लोज होता है बहुविकल्पी का। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 का बहुविकल्पी लेके आएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 4 का रहेगा, सारा प्लेलिस्ट बना देंगे। साथ ही साथ आप इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दे रहा हूँ, जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF उपलब्ध करा दिया गया है। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।